हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूँ, मैं बहुत आराम से करवाने वाला हूँ। इसका नाम है रेंट फ्री अकोमोडेशन। ये जो टॉपिक है ना, इसमें बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया है। ठीक है, एक तो अमेंडमेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ जो बजट में आया था। इसके अलावा भी कुछ अमेंडमेंट आया है। वो अमेंडमेंट जो आया है वो आया है नोटिफिकेशन के अंदर। नोटिफिकेशन आया था अगस्त 2023 में, जो कि बजट के बाद आया। तो वो अमेंडमेंट भी हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हो जाती है, क्योंकि आपको पता है 6 महीने पहले जो भी नोटिफिकेशन आती हैं वो भी एग्जाम में एप्लीकेबल हो जाती हैं। तो हमें पढ़ना हमें अभी से ही ध्यान रखना जरूरी है उस चीज का। तो हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। ये नोटिफिकेशन अमेंडमेंट जो है वो रेंट फ्री अकोमोडेशन पर है। ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने परक्विजिट की जो वैल्यू हम लोगों ने पहले निकालते थे उसमें कोई खास चेंज नहीं आया। सबसे पहले तो यही है कि जो हम लोगों ने सीखा उसको दिमाग में रखो। क्या सीखा? कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट कैसे निकालेंगे? लाइसेंस फीस एज पर गवर्नमेंट रूल्स। ऐसा ही होता था ना। अच्छा, फिर फर्नीचर अगर दिया है, क्या दिया है? फर्नीचर अगर दिया है बेटा, मैं चाहूंगा कि आप लोग साथ साथ नोट करो। ठीक है, साथ साथ नोट करो। ये अभी मैं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखना, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है। अगर परक्विजिट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए दिया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसको दिया गया है ये रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो लाइसेंस फीस एज पर गवर्नमेंट रूल्स हम लोग ले लेंगे, जिसमें फर्नीचर ऐड कर देते हैं। फर्नीचर कैसे ऐड करते हैं? 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट अगर फर्नीचर खरीद कर दिया, और अगर किराए पर लेकर दिया तो एक्चुअल हायर चार्जेस। तो क्या मैंने कुछ अलग बताया? नहीं, ये तो वही है सर। फर्नीचर अकोमोडेशन की वैल्यू तो ऐसे ही निकालते हैं। हाँ, इसके अंदर ये बात जरूर रूल्स के अंदर लिख दी है, कानून में लिख दी है कि जब भी कभी पैसा हायर मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से लेगा, है ना, कुछ अमाउंट रिकवर करेगा, तो वो अमाउंट उसमें से वैल्यू ऑफ परक्विजिट में से माइनस हो जाएगा। तो ये बात तो हमें पता थी, वैसे भी पता थी, और ये अमाउंट माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन केस ऑफ एनी अदर एम्प्लॉय। अगर एनी अदर एम्प्लॉय यानी अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें तो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है? अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू निकालने के लिए हमें दो केस होते हैं। या तो अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने खरीद कर दिया होगा, या अकोमोडेशन किराए पर लेकर दिया होगा। अगर एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन खरीद कर दिया है तो आपको याद है, तीन पॉपुलेशन सिटी हम लोग अलग अलग पढ़ते थे। सिटी पॉपुलेशन अगर 10 लाख तक की है, ठीक है, 10 से लेके 25 तक की है, या 25 से ज्यादा है, उसमें आ गया है चेंज। ये देखो, इसमें यह चेंज आया है कि अगर सिटी पॉपुलेशन अप टू 15 लाख है, अप टू 15 लाख है, तो 5% ऑफ सैलरी करेंगे। क्या करेंगे? 5% ऑफ सैलरी। अगर सिटी पॉपुलेशन 15 से लेकर 40 लाख है, कितना है? 15 से लेके 40 लाख, तो 7.5% ऑफ सैलरी। कितनी लेंगे? 7.5% ऑफ सैलरी। अगर सिटी पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है, 40 लाख से ज्यादा है, तो 10% ऑफ सैलरी। क्या पहले हम कुछ 7.5, 10 और 15 पढ़ते थे? हाँ, बट अब हम लोगों ने क्या कर लिया? 5, 7.5 और 10। क्या ये बहुत बड़ा चेंज नहीं है? बिल्कुल बहुत बड़ा चेंज है। ठीक है जी। तो आप लोग जो भी बच्चे 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं, मई जून 2024, दिसंबर 2024 या नवंबर 2024, आप लोगों के एग्जाम्स के लिए ऊपर ये पॉइंट एप्लीकेबल है। इज दैट क्लियर? तो अब से आप लोगों को दिमाग में रखना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर पॉपुलेशन 15 से कम है तो 5% ऑफ सैलरी, 15 से 40 के बीच है तो 7.5% ऑफ सैलरी, और अगर 40 से ज्यादा है तो 10% ऑफ सैलरी। ओके। अच्छा, पॉपुलेशन 2011 सेंसस का देखना है। इफ अकोमोडेशन इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर अकोमोडेशन हायर्ड बाय एम्प्लॉयर का केस है, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर का केस है, तो पहले ये होता था हम लोग 15% ऑफ सैलरी करते थे। अब हम क्या करेंगे? 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लेस इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। मुझे बताओ, हम लोगों ने क्या ये पढ़ा था 15% ऑफ सैलरी? क्योंकि यहां पे 7.5, 10 और ये 15 होता था हाईएस्ट, इसलिए 15% ऑफ सैलरी पढ़ते थे। जब ये 10 हो गया तो ये भी तो 10 हो जाएगा। हायर्ड बाय एम्प्लॉयर के केस में 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लेस इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। और अगर आपसे कुछ पैसे रिकवर किए गए हैं तो वो अमाउंट माइनस होंगे। यस। अच्छा, दूसरा एक और बात बेटा, अगर मैं कहूं कि आपको कुछ फर्नीचर भी एम्प्लॉयर ने दिया है, क्या दिया है? फर्नीचर भी दिया है, तो क्या वो फर्नीचर की वैल्यू भी आएगी? हाँ, अगर खरीद कर दिया है तो खरीदने की कॉस्ट का 10%, और अगर किराए पर लेकर दिया है तो हायर चार्जेस ऑफ फर्नीचर। इज दैट क्लियर? बच्चों, याद होगा आपको, आप लोग पढ़ते थे कि अगर अकोमोडेशन होटल में दी गई है तो वो 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लेस, वो वैल्यू परक्विजिट हो जाता था। तो क्या कुछ नया है इसके अंदर? नहीं, ये तो बात पता थी हमें। बोलो, ये बात आपको पता थी कि नहीं पता थी? बिल्कुल सही, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होटल अकोमोडेशन एग्जेम्प्ट होता था कब? अगर आपको
अगर आपको होटल अकोमोडेशन इसलिए दिया गया क्योंकि आपकी ट्रांसफर हो गई है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और मैक्सिमम कितने दिनों के लिए दिया गया है? 15 दिनों के लिए दिया गया है। क्या यहां तक भी कहानी समझ में आती है? ये बात भी हम लोग पढ़ते हैं क्लास के अंदर। यस, ये भी पुरानी बातें हैं। ओके, अमेंडमेंट वाली बात आ गई बीच में। कहता है अगर एम्प्लॉयर कहता है इफ एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड विद एन अकोमोडेशन ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो मान लो आपकी ट्रांसफर हो जाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, ठीक है, आपकी ट्रांसफर हो जाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, एट न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको एक नई अकोमोडेशन दी गई, वाइल रिटेनिंग द अकोमोडेशन एट अदर प्लेस, मतलब पुरानी अकोमोडेशन भी है और नई जगह पर आपको अकोमोडेशन दी गई। मतलब उस एम्प्लॉय को दो अकोमोडेशन दी गई हैं, एक जहां पे वो पहले से रह रहा है, फिर उसके बाद उसकी पोस्टिंग चेंज हो गई तो कुछ टाइम के लिए वो दूसरी जगह पे चला गया। तो गवर्नमेंट ने बोला उस केस में कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरी जगह पे जब पोस्टिंग करने के लिए भेजा तो 15-20 दिन 25 दिन महीना रह के वो वापस आ जाता है, वही वाली अकोमोडेशन को वापस कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में डबल वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। मतलब मान लो मेरा सामान वहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरे घर, मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली वहीं रहती है अभी, और मैं दूसरी जगह पे चला गया क्योंकि मेरी पोस्टिंग हो गई, तो मेरे पास तो दो अकोमोडेशन हो गई जो कंपनी की तरफ से दी गई। तो ऐसे केस में डबल वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन टैक्सेबल हो जाएगी। गवर्नमेंट ने कहा इसकी रिलैक्सेशन दी जा रही है आप लोगों को 90 दिन तक के लिए। कितने दिन के लिए? 90 दिन तक के लिए। यानी अगर ये अकोमोडेशन दो जो दी गई हैं वो 90 दिन से ज्यादा के लिए आपको दी गई हैं, तो ऐसे केस में 90 दिन के बाद ये वैल्यू ऑफ परक्विजिट दोनों के लिए शेल बी चार्ज्ड फॉर बोथ ऑफ सच अकोमोडेशन आफ्टर 90 डेज। क्या 90 डेज से पहले गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दी है? हाँ, कहता है कि आप वो अकोमोडेशन या दूसरी अकोमोडेशन जो आपको नई जगह पे दी गई है उनमें से जिनकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट लेस आ रही होगी, अब वो परक्विजिट की वैल्यू आपकी मानी जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। बट दूसरी तरफ ये कह दिया कि 90 दिन से अगर ज्यादा हो गए, दूसरी अकोमोडेशन भी दी है और वो वाली भी, तो ऐसे केस में 91st डे मतलब 90 डेज के बाद क्या होगा? दोनों ही अकोमोडेशन उस एम्प्लॉय को टैक्सेबल होंगी। क्या ये बात समझ में आ गई? ये जनरली तब होता था जब एम्प्लॉय की फैमिली मेंबर्स एक जगह पे रहते हैं, है ना, तो वापस आने में, दूसरी जगह पे आने में टाइम लगता है, या फिर हो सकता है एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स जिनके बच्चे हैं छोटे और वो बच्चों की स्कूल भी हैं और स्कूल भी वहीं स्टार्ट करा हुआ है, वहीं ज्वाइन किया हुआ है, क्या वो उस चक्कर में वहां पर पहुंचेंगे? ऐसा तो नहीं, बट अकोमोडेशन कंपनी ने दोनों जगह दे दी। ऐसे केस में वो डबल वाली वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन तब बनेगी, दोनों परक्विजिट बनेंगे, बट कब बनेंगे? 90 दिन तक की वेट करेगी गवर्नमेंट कि अगर 90 दिन तक तुम्हारी कोई एक अकोमोडेशन बनती है तो ठीक, नहीं बनती है तो 90 डेज के बाद वो दोनों अकोमोडेशन टैक्सेबल हो जाएंगी। क्या ये बात क्लियर होती है? यस और नो? ओके। एक और परक्विजिट की एक और बहुत बड़ा अमेंडमेंट जो ये बोला गया कि आपकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू CII। CII क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। बच्चों याद है आप लोगों ने कैपिटल गेन में पढ़ा है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। एसेट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है ना, इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ती जाती है। तो परक्विजिट इज रिस्ट्रिक्टेड टू नाउ CII। कहा कि वेयर अकोमोडेशन इज ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर कंपनी ने अकोमोडेशन खरीदा या कंपनी ने किराए पर लेकर आपको दिया, ऐसे केस में परक्विजिट की वैल्यू निकाली गई होगी आपकी। और वो जो कंपनी ने अकोमोडेशन दिया ना, वो मोर देन 1 प्रीवियस ईयर के लिए दिया गया है। मतलब 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, तुम उसी अकोमोडेशन में रह रहे हो, तुम एम्प्लॉई हो और तुम उसी अकोमोडेशन में रह रहे हो, 5-6 साल हो गए। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? कहता है ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि CII चेक करेंगे जो फर्स्ट प्रीवियस ईयर में अकोमोडेशन दिया गया था, फर्स्ट प्रीवियस ईयर में जो अकोमोडेशन की परक्विजिट वैल्यू दी गई थी उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा कैसे नहीं होगा? उससे ज्यादा तो हो ही गई, हायर चार्जेस बढ़ गए। बट गवर्नमेंट कहता है ऐसे केस में हम एम्प्लॉय के लिए परक्विजिट वैल्यू सिर्फ उतनी बनाएंगे जितना इंडेक्स अलाउ करता है। मतलब अगर इंडेक्स कहता है कि पहले जिस प्रीवियस ईयर में आपको दिया गया था उस वक्त परक्विजिट की वैल्यू 2 लाख है और उस वक्त का इंडेक्स अगर 200 है, तो आज के हिसाब से कितना मैक्सिमम परक्विजिट की वैल्यू हो सकती है। और मान लो आज के हिसाब से अगर इंडेक्स 330 है अगर मान लो आज के हिसाब से, तो उस 2 लाख के रुपए की वैल्यू जो उस जमाने में थी उसको आज की वैल्यू में कन्वर्ट करके चेक करेंगे। इससे ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब परक्विजिट की जो वैल्यू तुम्हें टैक्सेबल होगी
इंप्लॉई को जो टैक्सेबल होगी वो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 330 डिवाइड बाय 200, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इसी रेशियो में ही टैक्सेबल होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो सीआईआई के लिए उन्होंने सीआईआई के जरिए रिस्ट्रिक्शन दे दी। क्या हमें हर बार क्वेश्चन में ये चेक करना होगा? नहीं, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन भी दी होनी चाहिए फिर उस हिसाब से। इज दैट क्लियर? क्या पहले से ये बात लिखी जाएगी कि मोर देन 1 प्रीवियस ईयर के लिए अकोमोडेशन कंपनी ने आपको दे रखी है, और इससे पहले उन्होंने अकोमोडेशन आपको कब से दे रखी है? 2010 से दे रखी है। तो 2010 से लेकर आप उस वैल्यू को, जो उस जमाने की परक्विजिट वैल्यू थी, उसको आज की परक्विजिट वैल्यू में कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे? सीआईआई का इस्तेमाल करके। और फिर देखेंगे उससे ज्यादा अगर परक्विजिट वैल्यू बन रहा है तुम्हें, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, सिर्फ उतना ही होगा जितना सीआईआई रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? दैट्स इट दोस्तों, ये है हमारा रेंट फ्री अकोमोडेशन का। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाना चाहता हूं, जो मैं अपनी मटेरियल में से दिखाना चाहता हूं एक क्वेश्चन करके। भाई ये हम एक क्वेश्चन करते थे, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। इसमें क्या है? बेसिक सैलरी दी है आपको, ठीक है, बेसिक सैलरी दी है, डीए दिया है, लंच अलाउंस दिया है, ओके, मेडिकल अलाउंस दिया है, सिटी कॉम्पेंसेटरी दिया है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया है। He is provided with rent-free accommodation in Delhi. The cost of furniture provided is 1 lakh and 2 AC, which have been taken on hire by the company. क्या क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी ने ये अकोमोडेशन किराए पर लेकर दिया या खरीद कर? हाँ, पहले वाले पार्ट में तो लिखा है कि अगर अकोमोडेशन गवर्नमेंट ने दी है और उसकी लाइसेंस फीस दे रखी है 500 रुपए महीना, तो ये तो हमें पता है। इस केस में क्या करना है? लाइसेंस फीस टैक्सेबल हो जाती है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी 6000 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट? और इसमें फिर फर्नीचर ऐड कर देंगे। फर्नीचर के लिए लिखा है 1 लाख का फर्नीचर है, तो 1 लाख का 10%, 10,000 वो हो जाएगा, और 2 एसी किराए पर है, एसी का किराया है 2000 रुपए ईच, तो टोटल हो गया 4000, टोटल हो जाएगी 20,000 रुपए। तो मेरा पहले पार्ट का आंसर वही है जो पहले भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। बट अब दूसरे पार्ट का जो आंसर है उसमें कुछ चेंजेस हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब क्या करना है? बेसिक सैलरी वगैरह निकाल लिया। अब आपको क्या करना है? आपका जो सैलरी है, हमें पता है ये हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, देखो लिखा है एबीसी लिमिटेड एंड द अकोमोडेशन हैज बीन टेकन ऑन रेंट बाय द कंपनी एट 5000 पर मंथ। अब ये अकोमोडेशन अगर किराए पर लेकर दिया है तो हायर चार्जेस और 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लेस, इससे ज्यादा टैक्सेबल तो नहीं होगा। तो आप क्या करोगे? जब ये फाइंड आउट करोगे तो आपको 10% ऑफ सैलरी निकालना होगा। 10% ऑफ सैलरी, सैलरी चेक किया कितना आ रहा है? एक तो बेसिक पे आ जाएगा 144, डीए का फॉर्मिंग पार्ट चाहिए होता है तो 1000 इंटू 12, 12,000 का 40%, 4800 वो हो जाएगा। फिर इसके बाद लंच अलाउंस, लंच अलाउंस क्या हो गया? 200 इंटू 12, 2400। आपको पता है सारे अलाउंसेस फुली टैक्सेबल जो होंगे, जो टैक्सेबल वाला पोर्शन होगा वो यहां डालते रहेंगे। मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है 6000 रुपए आ जाएगा। सिटी कॉम्पेंसेटरी फुली टैक्सेबल होता है 3600 रुपए आ जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन पे 100 रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है, तो 230 माइनस 100 यानी 130 आएगा यहां पर। 130 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 टैक्सेबल हो जाएगा, तो 130 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 3120। तो मेरे हिसाब से मेरी सैलरी तो ये आ रही है 144,000, 4800, 2400, 6000, 3600, 3120, तो ये आ रही है 163,920। अब इसका 15% पहले करते थे तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर निकालते वक्त 15% किया होगा, बट अब 15 नहीं करना है। अब क्या करना है? 10% करना है। इज दैट क्लियर? तो 10% निकालेंगे इसका तो कितना आएगा? 16392, ये है हमारा 16392 वैल्यू ऑफ परक्विजिट, ठीक है। कंपेयर करेंगे हायर चार्जेस से 5000 रुपए महीना, तो कितना हो गया? 60,000, विच एवर इज लेस, तो ये लेस है। तो मेरा आंसर अब करेक्ट होके कितना आएगा? 16392, जबकि पहले हम क्या करते थे? 163,920, ये जो आया इसका हम लोग क्या करते हैं? 15%, ठीक है। अच्छा ये तो, अच्छा 24588 इसके अंदर ये नहीं है, इसके अंदर अभी फर्नीचर भी तो ऐड करेंगे। फर्नीचर में 10,000 का फर्नीचर का वो वाला जो फर्नीचर का खरीदा था 1 लाख का 10% और 2 एसी 4000। तो मेरा अब जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 16392 प्लस 10,000 प्लस 4000, तो ये होगा 30,392। क्या ये बात समझ में आई? तो अब आपकी परक्विजिट की वैल्यू इस तरीके से निकलेगी। सिर्फ ये चेंज आ गया ना, 15% की जगह पर क्या हो गया? 10%, तो क्या ऑब्वियसली आंसर में फर्क आएगा? यस और नो? दैट्स इट। तो मैंने आपको ये एग्जांपल देके समझाना था, इस क्वेश्चन के जरिए आपको समझ में आ गया, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो इसको नोट करना है। आप लोग वीडियो को दोबारा देखो, आप उसको पॉज करो, आप उसको नोट करो, ठीक है। परक्विजिट की ये कैसे फाइंड आउट करनी है, होटल अकोमोडेशन, क्या क्या मैंने चेंजेस बताए हैं, बस दैट्स इट। तो ये रेंट फ्री अकोमोडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है बात।
तो ये बात ध्यान देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसके लिए अलग से क्लास ली। थैंक यू। अगले अमेंडमेंट में बहुत ही जल्द लेके आऊँगा। बाय बाय।